सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी समीक्षा अधिकारी की प्रश्नों के माध्यम से समीक्षा अधिकारी की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं अपने इस चैनल पर। और मैंने बताया था कि प्रश्नों के हल के माध्यम से हम लोग पुराने प्रश्नों को तो जानेंगे ही, साथ में नए प्रश्नों को भी जानेंगे। और मैं जो व्याख्या करूंगा उसके साथ आप एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न जानेंगे। यानी अगर आप ध्यान से और पूरे मनोयोग पूर्वक इसकी तैयारी को करते हैं तो निश्चित ही आपको अपनी तैयारी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। इतनी मजबूत भी हो जाएगी आपकी तैयारी कि आप कठिन से कठिन प्रश्न भी हल कर सकते हैं, और यह आप स्वयं बताएंगे। ठीक है। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसको देखना प्रारंभ किया, या मुझे लगा ऐसा कि विद्यार्थियों को ज्यादा इससे लाभ हो रहा है, तो मैं क्रैश कोर्स भी प्रारंभ करूंगा। यानी प्रश्नों के बाद फिर फैक्चुअल क्रैश कोर्स भी प्रारंभ किया जाएगा। और जितना भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा हमारा यह बात, हमारा यह लेक्चर, उतना ही ज्यादा मैं आपको और भी, क्योंकि इससे हम लोग को प्रेरणा मिलता है। जब आप लोग देखते हैं, जब आप लोगों को लाभ होता है, जब आप लोगों को फायदा होता है, तो इससे हम लोग को प्रेरणा मिलता है। ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, लाभान्वित हो। इसको कोई हल्के में प्रश्नोत्तर श्रृंखला लेने का प्रयत्न मत करिएगा। ये आपके विषय की पूरी तैयारी है। तो मैंने प्राचीन इतिहास के 3 लेक्चर दे दिए हैं। आज हम लोग मेडवल हिस्ट्री प्रारंभ करेंगे। मेडवल हिस्ट्री का पहला लेक्चर। तो मेडवल हिस्ट्री में आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है मध्यकालीन इतिहास का। मध्यकालीन भारत का पहला प्रश्न, शाहनामा का लेखक फिरदौसी, शाहनामा का लेखक, शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबद्ध था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबद्ध था? नंबर ए सुबुक्तगीन, नंबर ए सुबुक्तगीन, नंबर बी अलप्तगीन, अलप्तगीन, नंबर सी महमूद गजनवी, और नंबर डी मुहम्मद गोरी, नंबर डी मुहम्मद गोरी। अब आपको यह बताना है कि प्रसिद्ध इतिहासकार फिरदौसी किसके, जो शाहनामा का लेखक माना जाता है, वो किसका दरबारी कवि था? तो ये उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर है महमूद गजनवी। ये वही महमूद गजनवी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ये वही महमूद गजनवी है जिसने 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इसी महमूद गजनवी के दरबार में शाहनामा का लेखक फिरदौसी रहता था, जिसको पूर्व का अमर होमर भी कहा जाता है। पूर्व का होमर भी कहा जाता है, पूरब का होमर भी कहा जाता है। ठीक है ना। होमर जो यूनानी इतिहास लेखक माने, विद्वान माने जाते हैं, तो पूर्व का अमर होमर भी माना जाता है। यह वही फिरदौसी है जिसके लिए कथा यह प्रचलित है कि शाहनामा को लिखने के लिए, शाहनामा को लिखने के लिए महमूद गजनवी ने कहा था कि प्रत्येक शब्द के लिए मैं आपको 1 दिनार दूंगा, 1 दिनार एक शब्द के लिए। और जब शाहनामा लिख के कई वर्षों के बाद, मेहनत के बाद वो पहुंचा, तो उसने कहा मैंने आपको दिनार देने के लिए थोड़ा कहा था, अब आपको दिरहम देने के लिए कहा था। दिरहम छोटा सिक्का था। अब फिरदौसी नाराज होकर चला गया महमूद गजनवी से। बाद में कहा जाता है कि जब उसके मंत्रियों ने कहा कि भाई वो उल्टा सीधा आपके बारे में लिख रहा है, तो जब धन लेकर उसके घर पहुंची शाही सेना महमूद गजनवी की,
तो कहा जाता उसका शव यात्रा निकल रहा था और उसकी बेटी ने भी लेने से मना कर दिया था। महमूद गजनवी एक धन का लालची लुटेरा भी था। 17 बार आक्रमण उसने धन के लिए किया था ताकि मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया जा सके। अच्छा, ये शाहनामा जो है वो अरबों के ईरान विजय पर आधारित है। अरबों के ईरान विजय पर आधारित है शाहनामा फिरदौसी का। तो इसको याद करिए, रखिएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैंने इसको इसीलिए लिया है ताकि आप जो है जाने, और ये समीक्षा अधिकारी में आया हुआ भी। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध में गोरी ने किसको परास्त किया था? चंदावर के युद्ध में गोरी ने किसको परास्त किया था? चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको परास्त किया था? चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको परास्त किया? सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान, नंबर बी पृथ्वीराज चौहान, नंबर बी जयचंद, नंबर सी कुमारपाल और नंबर डी भीमपाल। तो इसका उत्तर होगा बी जयचंद। कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद को 1194 में मोहम्मद गोरी ने परास्त किया था। यह वही जयचंद है जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे, जिनकी बेटी संयोगिता बाली से भगाकर मैंने छात्र विवाह जो किया था वो पृथ्वीराज चौहान ने किया था। और कहा जाता है 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में जब सभी लोग मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान का मदद ज्यादा राजपूत कर रहे थे, तो यही जयचंद जो है अलग बैठकर, विरक्त बैठकर उस युद्ध का आनंद ले रहा था। जयचंद को यह नहीं मालूम था कि आज जो पृथ्वीराज चौहान पर गुजर रहा है, क्योंकि यह मोहम्मद गोरी नामक तुर्क किसी का दोस्त नहीं है, ये छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना। और यह भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारी कहावतें तो यह भी कहती हैं कि एक भारी सेना लेकर मोहम्मद गोरी का इसने मदद भी किया था और तभी शक्ति संतुलन जो है मोहम्मद गोरी की ओर हो गया पृथ्वीराज चौहान से। बातें कितनी सही है कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे राजपूतों के मन में हो सकता है कि ये बात विरोध लग रहा हो या उनको लग रहा हो कि ये गलत है, लेकिन अगर भारत के साहित्य में जयचंद की छवि एक गद्दार की है, एक विश्वासघाती की है, तो ऐसा है क्यों? क्या कोई भी चीज इतिहास में ऐसे ही प्रचलित हो गया क्या? देखिए, इतिहास के गर्भ में बहुत सारी सच्चाइयां छुपी हुई हैं। हम और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि वास्तविकता क्या था, क्योंकि भारत के इतिहास को भारत के दुश्मनों ने अर्थात अंग्रेजों ने लिखा था। उन्होंने अपने मन से पूरे इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा और विदेशी आक्रांताओं को सही सिद्ध करने का प्रयत्न किया। सही क्या था, गलत क्या था, इतिहास के गर्भ में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जयचंद की उदासीनता, जयचंद की विरक्तता, अलगाव ही उसके विनाश का कारण 1194 के चंदावर के युद्ध में पड़ा, जब चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक को समाप्त कर दिया। सही क्या है वो बात की बात है। निम्न में से कौन इल्तुतमिश के काल में सल्तनत की राजधानी था? इल्तुतमिश के काल में सल्तनत की राजधानी क्या था? तो सबसे पहले आगरा, नंबर बी बदायूं, नंबर सी
लाहौर और नंबर डी दिल्ली। अब ये प्रश्न जरा समझने वाला भी है, आप सभी लोग इसका उत्तर बहुत आसानी से जान रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जान नहीं है, लेकिन आप जरा इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखेंगे, आगरा, बदायूं, लाहौर और दिल्ली, यह प्रश्न एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछ रहा है। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न क्या है कि वास्तव में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो आप इस प्रश्न को ऐसे जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। ऐसा आप कहते क्यों हैं? कहते आप इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की हिम्मत नहीं पड़ी कि चारों ओर राजपूत हैं और दिल्ली में आकर सागर में बूंद के समान वो तुर्क वहां आकर शासन कर सके। इसलिए भारत का जो बाहरी इलाका था, लाहौर में रहकर उसने अपनी राजधानी बनाकर उसने शासन किया था, ठीक है ना। लेकिन इल्तुतमिश ने कहा नहीं, अगर भारत पे शासन करना है तो भारत के अंदरी भाग में जाकर, केंद्र में जाकर शासन करना पड़ेगा, और तब उसने दिल्ली को राजधानी बनाया। तो यही पूछ रहा है यहां कि उसके समय में राजधानी क्या थी? तो दिल्ली थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो भाई आप कुतुबुद्दीन ऐबक को कहेंगे, जो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। लेकिन वास्तव में अगर यह पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब तो उत्तर वो क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां इल्तुतमिश के समय राजधानी कौन थी? दिल्ली थी। उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हम मिलान करने के लिए दिया, जरा सा ध्यान से आप देखिएगा। रणथंभौर, नंबर 2 चित्तौड़, नंबर 3 देवगिरी, और नंबर चौथा जो है वो गुजरात। अब यहां के शासकों का मिलान दिया है किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी काल में। यह आपको समझना पड़ेगा कि किसके काल का है। तो एक नाम दिया है ऊपर कर्णदेव, पहला नंबर पे नाम दिया है कर्णदेव, दूसरे नंबर पे नाम दिया है रामचंद्र देव, तीसरे नंबर पे नाम दिया है हमीर देव, और चौथे नंबर पे जो नाम दिया है राणा रतन सिंह। अब आप मिलान करिए, ये जो भी दिया है चारों नाम, ये अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान थे वहां के चारों राजाओं का नाम दिया, कहां कहां उसने जीता था। तो देखिए, रणथंभौर के राजा थे हमीर देव, चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह, देवगिरी में यादव वंश के राजाओं का शासन था और वहां के राजा थे रामचंद्र देव, और गुजरात के शासक थे कर्णदेव, ठीक है ना। गुजरात के शासक थे कर्णदेव, रणथंभौर, हमीर देव, और बहुत कठिनाई से कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा था, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक, उसको हमीर देव ने रणथंभौर पे आक्रमण के उसमें परास्त कर दिया था। तो एक साधारण शासक हमीर देव नहीं थे, बहुत कठिनाई से अलाउद्दीन खिलजी इसको जीता था। फिर चित्तौड़ के राणा रतन सिंह, ये वही राणा रतन सिंह हैं जिनकी पत्नी का नाम पद्मावती था, और उन्हीं के नाम पर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा था, और रानी पद्मावती की खूबसूरती पर मोह कर वो उनको देखने गया था और अचानक से अटैक कर दिया था। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है। और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव, कहा जाता है कि जब सुल्तान नहीं बना था अलाउद्दीन खिलजी, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में, तो 1296 में उसने देवगिरी पर अटैक किया था, जब वो मात्र अधिकारी था। तो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव जो है वो कर देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में उनके पुत्र शंकर देव ने मना करवा दिया कि अब कर नहीं देना है। यही कारण है कि इसने दोबारा आक्रमण करवाया मलिक काफूर के माध्यम से, और कहा जाता है कि जैसे अटैक हुआ तो रामचंद्र देव खुद दरबार में उपस्थित हुए,
तो उनको अलाउद्दीन खिलजी ने राय राया की उपाधि दी। राय राया की उपाधि दी। 1 लाख टंका स्वर्ण दिया, 1 लाख टंका उनको दिया, ठीक है ना, चांदी का टंका 1 लाख टंका। और उसके बाद जो है गुजरात के नवसारी में जागीर भी प्रदान किया। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की, ठीक ना, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। फिर गुजरात के नवसारी में जागीर दिया, फिर राय राया की उपाधि दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था कि दक्षिण भारत में अभियान में कोई न कोई इसका मित्र होना चाहिए, और वो मित्रता रामचंद्र देव ने बहुत अच्छी से निभाया भी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण के राज्यों को डायरेक्ट मिला नहीं रहा था, बस उनको अधीनस्थ बना रहा था। तो दक्षिण के अभियानों में कोई मदद करेगा ना, तो रामचंद्र देव ने मदद किया, ठीक है ना। इसीलिए उसने रामचंद्र देव को बहुत सारे इनाम दिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा की उपाधि धारण की थी? नंबर 1, नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, नंबर बी बलबन गयासुद्दीन बलबन, नंबर सी फिरोज तुगलक, और नंबर डी मुबारक खिलजी। तो उत्तर होगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अब ये कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कौन था? बहुत नामी तो सुल्तान है नहीं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का यह पुत्र था, इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, खलीफा की उपाधि धारण की थी, और उसके उपाधि का नाम था खफीतुल्लाह यानी खलीफा। अब ये खलीफा कौन थे? इस्लाम में जो धर्मगुरु होते थे उनको खलीफा कहा जाता था। इस्लाम का सबसे शक्तिशाली धार्मिक व्यक्ति खलीफा। इस्लाम का कोई भी सुल्तान होता था, उसके लिए आवश्यक होता था कि वो खलीफा से मान सूचक ले, ठीक है ना। तो इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर लिया, ठीक है ना। तो कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। ध्यान से इन प्रश्नों को आप समझिए, और अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो निश्चित कोई समस्या नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवाने अमीर को ही दीवाने अमीर को ही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, नंबर बी फिरोज शाह तुगलक, नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, और नंबर डी सिकंदर लोदी। इनमें से किसने एक प्रसिद्ध विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने दीवाने अमीर कोही नामक प्रसिद्ध विभाग की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। अब ये था क्या? ये कृषि विभाग था, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, कृषि विभाग था। किसानों के मदद के लिए, किसानों को ऋण देने के लिए इस विभाग की स्थापना की थी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि कृषि का विकास हो, इसलिए उसने बहुत पैसा खर्च किया था। हालांकि बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला, बहुत ज्यादा इसका लाभ नहीं हुआ, लेकिन भाई ये तो माना जा सकता है ना कि किसानों के फायदे के लिए उसने एक अलग से विभाग खोल दिया
दीवाने अमीर को ही। तो इसको याद रखिएगा। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी? दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी? ठीक है ना। नंबर ए बलबन, नंबर बी इल्तुतमिश, नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, और नंबर डी सिकंदर लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था साहिबे दीवान। साहिबे दीवान को ही रोजगार दफ्तर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रोजगार दफ्तर। ठीक है ना। यहां से लोगों को रोजगार या रोजगार कार्यालय, जैसा आज इंप्लॉयमेंट ऑफिस नहीं होता आज के जमाने में, उसी प्रकार से ये रोजगार दफ्तर था। रोजगार की स्थापना की जाती, लेकिन मुसलमानों के लिए, वो भी सुन्नी मुसलमानों के लिए। जितना वो हिंदुओं के प्रति कट्टर था उतना शियाओं के प्रति भी कट्टर था। ठीक है ना। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने भारत में पहली बार दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जिसने कुरान के नियमों को विशुद्ध रूप से पालन किया। यानी दिल्ली सल्तनत में कट्टरता का जो प्रारंभ था, भले लोग अलाउद्दीन खिलजी को कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस्लाम के नियमों को शुद्ध रूप से पालन करने वाला, जैसा बाद में औरंगजेब ने किया, वो काम पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठीक है ना। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ये वही फिरोज शाह तुगलक है। क्लियर है। याद रखिए, इसने दीवाने बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की थी मुसलमानों के लिए। माइंड करिएगा। एक प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर पहली बार शासन स्थापित किया था? फिरोज तुगलक था। लेकिन वो जनता क्या थी? मुस्लिम जनता, सुन्नी मुस्लिम जनता, न शिया न हिंदू। कौन थी? सुन्नी मुस्लिम जनता। इस जनता के कल्याण के लिए उसने जीवन लगा दिया। और आपको मैं ये भी बता दूं, फिरोज शाह तुगलक हिंदू मां का बेटा था। हिंदू मां का बेटा था। एक बात और जान लीजिए, जितने बाप मुस्लिम था, तुर्क था। आपको यह भी बता दूं, जितने भी हिंदू मां से गर्भ से जितने भी मुस्लिम शासक दो थे, बड़े कट्टर थे। उनको दिखाना था ना कि भैया भले मैं हिंदू मां से पैदा हुआ हूं, लेकिन असल में तो मैं मुस्लिम शासक हूं। मुसलमानों को अपनी ओर करने के लिए, कट्टर मुसलमानों को, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे कार्य किए। कट्टरता का प्रारंभ यहीं से होता है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। मेरा उद्देश्य, मैंने आपको बताया था, मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम यहां पे समेट सके। मेरा उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम समेट पाए, कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश करें। और मैं कोशिश कर भी रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोशिश कर भी रहा हूं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। कौन उत्तर होगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को लगभग 300 नगरों की स्थापना के लिए जाना जाता है। यह वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने जौनपुर की भी स्थापना किया था।
फिरोज शाह कोटला की भी स्थापना यही किया था, फतेहाबाद की भी स्थापना इसी ने किया था। 300 नवीन नगरों का संस्थापक इसी को माना जाता है। अब कौन था ये तो बात क्लियर नहीं है, कहावतें जनश्रुतियां ये बताती हैं कि 300 नगरों का संस्थापक था। नेक्स्ट है, आगरा की स्थापना किसने किया था? आगरा की स्थापना किसने किया था? ये एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है और सभी लोग जानते हैं कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। कब किया था? 1504 में। लेकिन जब यह प्रश्न आ जाए कि आगरा की स्थापना उसने किया ही क्यों था, एग्जाम में आएगा। फिरोज शाह सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना किया था। उत्तर, वह अपनी राजधानी आगरा ले जाना चाहता था। बिल्कुल गलत है। अगर यह प्रश्न आए कि फिरोज शाह तुगलक ने आगरा की स्थापना किया ही काहे जब दिल्ली था उसके पास, तो उत्तर होगा राजस्थान के राजपूत शासकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। राजस्थान के स्वाभिमानी पराक्रमी राजपूत राजा किसी के नियंत्रण में नहीं थे, किसी के नियंत्रण में नहीं थे। उन राजपूत शासकों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए 1504 में सिकंदर लोदी ने, और वो जयपुर का जागीर भी था, वो जयपुर जो आमेर के राजा उन्हीं का जागीर भी था। वो वासी और पोपा नामक गांव था, वासी और पोपा नामक 2 गांव था, उसी पे आगरा की स्थापना की गई थी, वासी और पोपा। याद रखिएगा, स्पेशल फैक्ट है, किन 2 गांवों को मिलाकर आगरा की स्थापना की थी? वासी और पोपा नामक 2 गांवों को जो है वो उसी आगरा, अगर कहा दिया आगरा का पुराना नाम क्या था, तो वासी और पोपा नामक 2 गांवों को मिलाकर बनाया गया था। ये एक स्पेशल फैक्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो अन्न पर से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अनाज पर से कर हटाने के लिए दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जाना जाता है? तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक कर लीजिए, नंबर बी सिकंदर लोदी, नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी और नंबर डी बलबन। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसको अनाज पर से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो उत्तर होगा सिकंदर लोदी। ये याद करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों के लिए अनाज पर से जकात समाप्त कर दिया। जकात धार्मिक कर था, हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए अनाज पर से जकात समाप्त कर दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। दूसरा शासक था लोदी वंश का, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी वही था, इब्राहिम लोदी का पिता, ठीक है ना। तो अनाज पर से इसने जकात को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट आइए, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा का नायब घोषित किया था? बेस्ट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है जो बहुत कम जगह आपको मिलेगा। कुछ प्रश्न हमारा कोशिश यह भी है कि भाई आपके ज्ञान में कुछ अतिरिक्त तो बढ़ाया ही जाए। तो कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको कुछ अतिरिक्त ज्ञान भी हो, हमारा उद्देश्य यही है। तो इसीलिए मैंने इसको ले लिया है, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा का नायब घोषित किया? सबसे पहले बलबन, दूसरा नंबर इल्तुतमिश, तीसरा सिकंदर लोदी, चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। मैंने बताया था इस्लाम के नियमों को सबसे ज्यादा कट्टरता से दिल्ली सल्तनत में अगर किसी ने स्वीकार किया
तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। अलाउद्दीन खिलजी कट्टर था, खूंखार था, दानव था, लेकिन वह इस्लाम के नियमों से अलग था। वह राजत्व के नियमों को स्वीकार करता था, वो राजत्व के नियमों को स्वीकार करता था, और उसका राजत्व शक्ति पर आधारित था, अल्लाह पर आधारित नहीं था। पढ़िए, बलबन का राजत्व सिद्धांत जिल्ली अल्लाह जो है अल्लाह पर आधारित था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो राजस्व सिद्धांत था वो अपने शक्ति पर आधारित था। ठीक है ना? तो अलाउद्दीन खिलजी धर्म से विरक्त था। कहा जाता है कि कौन गद्दी पर बैठने के बाद धर्म से स्वतंत्र था? अलाउद्दीन खिलजी था। तो यहां अलाउद्दीन खिलजी उत्तर मत लगाइएगा। फिरोज शाह तुगलक ने अपने आप को खलीफा का नायब घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसके काल में सर्वाधिक दास थे? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसके काल में सर्वाधिक दास थे, जिसने दासों के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया था, जो दासों से अत्यधिक प्रेम करता था? 3 प्रश्न बता दिया एक साथ। सर्वाधिक दास थे, दासों से सर्वाधिक प्रेम करता था, दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000 उसके वहां जो है दास थे, 1,80,000। आप अंदाजा लगाइए, साधा इतना तो उसके पास दास थे। दासों से अपने पुत्र की तरह प्रेम करता था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और इन दासों की देखभाल के लिए उसने एक विभाग भी बना दिया था, दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान नामक उसने एक विभाग बना दिया था दासों के लिए। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, बंदगान नामक विभाग बनाया था दासों के कल्याण के लिए। अगर ये देखिए, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इतना तथ्यात्मक प्रश्न नहीं है। 3 प्रश्न एक साथ है। अब 4 प्रश्न हो गया। दीवाने बंदगान की स्थापना किसने किया था? किसके लिए किया था? सर्वाधिक दास किसके काल में थे? दासों से प्रेम कौन करता था? और दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगवा दिया? एक साथ दास पर ही 5 से 6 प्रश्न हो गए। इसीलिए तो मैं आपको बताता हूं कि पढ़ाई जो है तथ्यों को रटाव नहीं है। 2-4 किताबें पढ़कर आप कठिन से कठिन न प्रश्नों को हल कर पाएंगे, और ना ही आप कठिन से कठिन इस गला काट प्रतिस्पर्धा के एग्जाम को बीट भी कर पाएंगे। देखिए, कोई कर ले गया, ठीक है ना, कोई देखिए एक्सेप्शनल होता है, और लाखों लड़कों में कोई 2-4 इधर 2 वाले भी हो जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए आदर्श नहीं है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। इस चीज को बस हमेशा याद रखिएगा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम का तो एकमात्र विकल्प केवल परिश्रम ही है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करने का प्रयत्न करिए। मैं एक लेक्चर वीडियो बनाने वाला हूं, कैसे बने समीक्षा अधिकारी, मैं बताऊंगा उसमें आपको, और दिखाऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसके काल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? दिल्ली सल्तनत का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसके काल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? सर्वाधिक विद्रोह। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे। 34 विद्रोह माना जाता है, और सबसे ज्यादा विद्रोह दक्षिण भारत में ही हुए थे। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसके काल में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसके काल में 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी के काल में मदुरा सल्तनत की भी स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक
सर्वाधिक साम्राज्य पर शासन करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक ही था और सबसे कम भी उसी काल में हो गया। तो ये आज मैंने आपको आज का लेक्चर सेशन दे दिया। नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में दूंगा। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उससे आप लोगों को परेशानी भी, तो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं समय दे पाते हैं। एक बात हमेशा मेरा याद रखिएगा, टिकना तो पड़ेगा और पूरे मनोयोग से टिकना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने ध्यान से, पूरे मनोयोग से, पूरे श्रद्धा के साथ पूरे लेक्चर अगर हमारे आपने देखा तो फिर ये परिवर्तन कितना होगा ये आप खुद बताएंगे और आपके लिए बहुत कठिन समीक्षा दिखाई नहीं देगा। एक नए वीडियो में आपके समक्ष मैं विकास श्रीवास्तव पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।